आज हमारे पास जो आर्टिकल्स और नोट्स हैं वो हमें चार बिल्कुल अलग अलग कहानियों में ले जा रहे हैं। बिल्कुल, किशोर अपराध, गवर्नर का भाषण, फिर जजों पर महाभियोग और डिजिटल करेंसी। तो चलिए आज इन चारों मुद्दों को इसी नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं किशोर न्याय से, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। जी। हमारे पास एक सोर्स है जो दिसंबर 2025 में संसद में पेश एक प्राइवेट मेंबर बिल की बात कर रहा है। इसमें एक बड़ा बदलाव सुझाया गया है। हाँ, जघन्य यानी हेनस क्राइम्स के लिए जो उम्र 16 साल है उसे घटाकर 14 साल करने की बात है। और ये वो अपराध हैं जिनमें कम से कम 7 साल की सजा होती है। सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसके असर बहुत गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल। इस बदलाव का सीधा असर उस ट्रांसफर सिस्टम पर पड़ेगा जो 2015 के कानून में वो जो दिल्ली गैंग रेप केस हुआ था उसके बाद लाया गया था। हाँ, उस केस के बाद ही ये बहस बहुत तेज हुई थी। जी। तो उस सिस्टम के तहत अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर कोई जघन्य अपराध करता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है। अच्छा, ये क्या होता है? वो ये तय करने की कोशिश करता है कि क्या उस बच्चे को अपने किए गए काम की गंभीरता, उसके नतीजों का अंदाजा था, क्या उसके पास वो मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी थी। मतलब उसकी मैच्योरिटी जांचते हैं एक तरह से। हाँ, और अगर बोर्ड को लगता है कि हाँ, तो उस किशोर पर बच्चों की तरह नहीं बल्कि एक वयस्क की तरह रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जा सकता है। और अब ये नया बिल चाहता है कि यही सिस्टम 14 और 15 साल के बच्चों पर भी लागू हो। जी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस बदलाव के पीछे कोई ठोस वजह या डेटा है? सोर्स बताता है कि 2015 में भी संसदीय स्थायी समिति ने इसका विरोध किया था। आपने सही पॉइंट उठाया। उस वक्त भी विरोध था और अब इतने सालों बाद हमारे पास डेटा भी आ रहा है जो दिखाता है कि ये ट्रांसफर सिस्टम कितना प्रॉब्लमैटिक है। कैसे? सोर्स के मुताबिक ये पूरा सिस्टम बहुत ही मनमाना और भ्रम से भरा है। आप सोचिए, कोई साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है ही नहीं यह तय करने का कि एक 16 साल के बच्चे को अपने किए के परिणामों का कितना पता था। ये आकलन अक्सर बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। बोर्ड के सदस्य बच्चे के हाव भाव देखते हैं, क्या वो डरा हुआ लग रहा है, क्या वो पछतावा दिखा रहा है। अरे लेकिन एक बच्चा जो ट्रॉमा में है उसका व्यवहार तो वैसे भी बदला हुआ होगा, उसका भविष्य इस बात पर कैसे टिक सकता है? बिल्कुल। और बिल में ये भी दावा है कि 14 से 16 साल के बच्चों में गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं। तो क्या ये सच है? आंकड़े क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये पूरा तर्क कमजोर पड़ जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब एनसीआरबी का 2023 का डेटा ठीक इसका उल्टा कहता है। अच्छा। 2023 में जितने भी बच्चे कानून के संपर्क में आए उनमें से करीब 79% बच्चे 16 से 18 साल के थे। 12 से 16 साल की उम्र वाले बच्चे तो सिर्फ 21% थे। तो ये दावा तो आंकड़ों के हिसाब से गलत है। हाँ, सोर्स का तर्क है कि हम समस्या की जड़ को नहीं देख रहे हैं। ज्यादातर बच्चे गरीबी, परिवार में हिंसा या सही माहौल न मिलने जैसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से अपराध की दुनिया में धकेले जाते हैं। तो इसका मतलब असल में हम एक सिस्टेमिक फेलियर का बोझ बच्चों पर डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। सोर्स का मुख्य तर्क यही है। बच्चों को वयस्क क्रिमिनल सिस्टम में धकेलने से होता क्या है? उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनका मानसिक विकास थम जाता है और वो सुधरने की बजाय शायद और बड़े अपराधी बन जाएं। जी। समाधान उम्र घटाने में नहीं है बल्कि उन संस्थाओं और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत करने में है जो बच्चों को अपराध तक पहुंचने से पहले ही संभाल लें। ये सुधार के बजाय प्रतिशोध जैसा लगता है। बिल्कुल, जो जुवेनाइल जस्टिस के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। तो ये तो हुई सिस्टम को बदलने की बात। अब देखते हैं कि जब सिस्टम के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग ही स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे तो क्या होता है। आप राज्यपालों वाले मुद्दे की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारा अगला टॉपिक तमिलनाडु और केरल में राज्यपालों का आचरण। जनवरी की शुरुआत में दोनों राज्यों की विधानसभाओं में काफी ड्रामा हुआ। जी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दोनों ने अपनी अपनी राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए भाषण के कुछ हिस्सों को या तो पढ़ने से मना कर दिया या छोड़ दिया। ये देखने में शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ये एक बहुत पुरानी और स्थापित संवैधानिक परंपरा पर सीधा सवाल है। बिल्कुल, ये परंपरा वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है जो हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा, तो ये परंपरा है क्या? क्या संविधान में लिखा है कि राज्यपाल को सरकार का लिखा भाषण शब्द दर शब्द पढ़ना ही होगा?
देखिए, परंपरा ये है कि राजा या रानी साल के पहले सत्र में वही भाषण पढ़ते हैं जो चुनी हुई सरकार उन्हें लिखकर देती है। वो भाषण सरकार की नीतियों का बयान होता है, उनकी व्यक्तिगत राय का नहीं। और भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल उसी भूमिका में है। हाँ, सोर्स में एक बहुत दिलचस्प बात का जिक्र है। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने तो राज्यपाल को राज्य सरकारों का माउथपीस तक कहा था। माउथपीस मतलब सिर्फ सरकार की आवाज को सदन तक पहुंचाना। जी बिल्कुल। तो ये परंपरा तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट? ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी और पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन के बीच की एक बहुत बारीक लाइन है। राज्यपालों का तर्क हो सकता है कि वो सरकार के हर शब्द से सहमत नहीं है, लेकिन परंपरा के हिसाब से उनकी सहमति या असहमति तो मायने ही नहीं रखती। सही कहा, क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया नहीं। सरकार तो जनता द्वारा चुनी जाती है। तो इस पर आगे क्या हो सकता है? सोर्स में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के एक सुझाव का जिक्र है। हाँ, और वो बहुत दिलचस्प है। M.K. स्टालिन ने सुझाव दिया है कि इस प्रथा को ही खत्म कर देना चाहिए। अच्छा। और मजे की बात यह है कि सोर्स के मुताबिक यही बात आज से करीब 35 साल पहले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने भी कही थी। अरे, मतलब एक राष्ट्रपति खुद कह रहे थे कि ये परंपरा खत्म कर दो, फिर इसे अब तक क्यों बनाए रखा गया? उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों से कहा था कि ये राज्यपाल का अभिभाषण ब्रिटिश काल का अवशेष और एक अर्थहीन औपचारिकता है, इसे हटा देना चाहिए। कमाल है। लेकिन ये परंपरा सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 87 और 176 इसे अनिवार्य बनाते हैं। तो जब तक ये कानून है तब तक इसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल। सोर्स का निचोड़ यही है कि राज्यपालों को अपनी भूमिका का सम्मान करना चाहिए, न कि ऐसी शक्तियां अपने हाथ में लेनी चाहिए जो संविधान उन्हें नहीं देता। तो यहाँ भी वही सवाल है, नियम बनाम व्यक्ति का विवेक। हम राज्यपाल की भूमिका पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और भी ज्यादा अहम पद की, और वो है न्यायपालिका। राज्यपाल के मामले में तो व्यक्ति पर सवाल उठ रहा था, लेकिन जजों के मामले में, जैसा हमारा सोर्स बताता है, समस्या शायद सिस्टम के डिजाइन में ही है। बिल्कुल। दिसंबर 2025 में लोकसभा के 107 सांसदों ने मद्रास हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस GR स्वामीनाथन को हटाने के लिए एक प्रस्ताव का नोटिस दिया। हाँ, उन पर कई गंभीर आरोप थे। जी, जिनमें धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ काम करने का आरोप भी शामिल था। ये हमें जजों की जवाबदेही के मुश्किल सवाल पर ले आता है। हम आमतौर पर महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द सुनते हैं। क्या यही प्रक्रिया है? ये एक आम धारणा है, लेकिन हमारा सोर्स साफ करता है कि संविधान में जजों के लिए इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा। उनके लिए पद से हटाना या रिमूवल शब्द है, और किसी जज को सिर्फ 2 आधारों पर ही हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। ये कदाचार या मिसबिहेवियर होता क्या है? इसकी कोई लीगल डेफिनेशन है? संविधान इसे परिभाषित नहीं करता, लेकिन अदालतों ने अपने फैसलों में इसकी व्याख्या की है। इसमें भ्रष्टाचार, जानबूझकर किया गया दुराचार या कोई भी ऐसा काम जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाए, वो सब शामिल है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है? सांसद नोटिस देते हैं और फिर जांच शुरू हो जाती है। यहीं पर वो लूप होल या कानूनी खामी है जिसकी बात सोर्स कर रहा है। ओके। प्रक्रिया ये है कि नोटिस लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों द्वारा साइन होना चाहिए। ये नोटिस सदन के स्पीकर या सभापति को दिया जाता है। और यहीं पर एक ट्विस्ट है। क्या? कानून स्पीकर या सभापति को ये अधिकार देता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें। अरे, तो इसका मतलब पूरी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है, सिर्फ एक व्यक्ति के फैसले पर। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खामी लगती है। यही सोर्स का सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर स्पीकर ने नोटिस को एडमिट करने से मना कर दिया तो मामला वहीं खत्म। कोई जांच नहीं, कोई कमेटी नहीं, सब कुछ खत्म। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब ये शक्ति क्यों दी गई है? संभवतः ये शक्ति अध्यक्ष को तुच्छ या राजनीति से प्रेरित प्रस्तावों को रोकने के लिए दी गई थी। लेकिन सोर्स का तर्क है कि अब इसका इस्तेमाल एक गंभीर जांच को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए किया जा सकता है, खासकर अगर सरकार उस जज को बचाना चाहती हो। बिल्कुल। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया को एक तरह से राजनीतिक इच्छा पर निर्भर बना देता है।
जबकि असल जांच तो 3 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी को करनी होती है। लेकिन उस कमेटी तक मामला तभी पहुंचेगा जब स्पीकर उसे हरी झंडी दें। जी। तो एक तरफ सिस्टम है जो जजों को इंडिपेंडेंस देता है ताकि वो बिना डरे काम करें, और दूसरी तरफ जवाबदेही तय करने का जो सिस्टम है उसमें एक किल स्विच लगा हुआ है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और ये लूपहोल उस संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो अब तक हमने देखा कि भारत अपने मौजूदा कानूनी और संवैधानिक ढांचों के साथ कैसे जूझ रहा है। अब अपने आखिरी टॉपिक के लिए भविष्य की ओर देखते हैं, अर्थव्यवस्था के भविष्य की ओर। हाँ, कैसे भारत पैसे के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी दुनिया के कुछ सबसे बड़े देशों के साथ मिलकर। बात हो रही है ब्रिक्स और डिजिटल करेंसी की। हाँ, ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और स्ट्रेटेजिक मूव है। हमारा सोर्स बताता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ब्रिक्स देशों को पुश कर रहा है कि वो अपनी अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब सीबीडीसी को आपस में जोड़ें। एक तरह का डिजिटल करेंसी ब्रिज बनाएं। जी। ये सीबीडीसी, ये यूपीआई या क्रिप्टो से कैसे अलग है? आप इसे एक तरह का सरकारी क्रिप्टो करेंसी समझ सकते हैं, लेकिन ये बिटकॉइन की तरह गुमनाम या डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये आरबीआई जैसी सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाएगी और इस पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल होगा। अच्छा। अब जहां तक इसके इस्तेमाल की बात है, सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है। भारत में आम लोगों के लिए सीबीडीसी की शायद उतनी जरूरत ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा यूपीआई सिस्टम पहले से ही जबरदस्त सफल और एडवांस्ड है। इसलिए आरबीआई का फोकस घरेलू इस्तेमाल पर कम और इंटरनेशनल पेमेंट्स पर ज्यादा है। इंटरनेशनल पेमेंट्स, तो भारत के लिए इसके क्या फायदे हैं? इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन का रास्ता होते हैं, वो सीबीडीसी से बहुत पारदर्शी हो जाएंगे। क्योंकि ब्लॉकचेन पर हर लेनदेन का एक पक्का रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल। और दूसरा, शायद सबसे बड़ा फायदा है डी-डॉलराइजेशन, यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। आज दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। हाँ, और जो अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक शक्ति देता है। हाँ, और सीबीडीसी ब्रिज इस समस्या का एक समाधान हो सकता है, खासकर उन देशों के लिए जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध है। लेकिन डॉलर को चुनौती देना इतना आसान तो नहीं होगा। अमेरिका इस पे चुप तो नहीं बैठेगा। बिल्कुल नहीं, और यही इसका सबसे बड़ा जोखिम है। सोर्स में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक चेतावनी का जिक्र है कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं। तो फिर? लेकिन सोर्स एक पलटा सवाल भी उठाता है। जब कुछ देशों पर पहले से ही 50% तक टैरिफ लगे हों, तो क्या कुछ और अतिरिक्त टैरिफ का डर उन्हें रोकेगा? शायद सीबीडीसी से मिलने वाले फायदे इस लागत से कहीं ज्यादा हों। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दाव है। जी। तो एक तरफ तो यूपीआई की वजह से भारत को घरेलू सीबीडीसी की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजिकल बढ़त हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने में लीडरशिप का मौका दे रही है। हाँ, ये मौजूदा सफलता का लाभ उठाकर भविष्य के लिए एक नया रास्ता बनाने जैसा है। तो आज की हमारी चर्चा ने हमें 4 अलग-अलग जगहों पर घुमाया। हमने किशोर न्याय प्रणाली में सुधार और सजा के बीच की बहस को देखा। हमने राज्यपालों के आचरण में संवैधानिक परंपरा और व्यक्तिगत विवेक के टकराव को समझा। हमने जजों को हटाने की एक गंभीर प्रक्रिया में एक छोटे से कानूनी लूपहोल के बड़े खतरे को जाना। और आखिर में हमने देखा कि कैसे भारत डिजिटल करेंसी के जरिए दुनिया के आर्थिक मंच पर एक नया नियम लिखने की तैयारी कर रहा है। और ये चारों कहानियां हमें एक ही बड़े सवाल पर वापस लाती हैं कि स्थापित नियमों और परंपराओं को बनाए रखने और समय के साथ उनमें बदलाव लाने की जरूरत के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, चाहे वो एक बच्चे का भविष्य हो, एक जज की जवाबदेही हो या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य। बिल्कुल, हर जगह यही तनाव दिखाई देता है और यही विचार हम आज अपने श्रोताओं के लिए छोड़ रहे हैं। जब समाज, शासन और तकनीक तेजी से बदल रही हो, तो एक राष्ट्र अपने मूलभूत सिद्धांतों को बचाए रखते हुए भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करता है। इन चारों मुद्दों में हमें इसी तैयारी की झलक मिलती है, कहीं सफलता की, कहीं संघर्ष की। सोचने वाली बात यह है कि आज जो नियम बदले जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, वो आने वाले कल के लिए कितने सही साबित होंगे।